अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 365 न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं हूं नैयर अली। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात का तीसरा और आखिरी मरहला कल पूरे पुंछ डिवीज़न में होना था, लेकिन अमन व अमान की सूरत हाल के बायस इंतखाबी नक्शा तब्दील कर दिया गया है। अब ताज़ा तरीन जो इस वक्त सूरत हाल बनी है, उसके बाद बाग के 3 हलकों LA-14, LA-15, LA-16 और हवेली के 1 हलके LA-17 में कल वोट डाले जाएंगे। बाकी 7 हलकों में पोलिंग कब होगी, ये अभी तक सवालिया निशान है। इनके साथ ही जो 7 हलकों में पुंछ डिवीज़न के 5 हलके LA-18, LA-19, LA-20, LA-21 और LA-22 शामिल हैं, जबकि सदनोती के 2 हलकों LA-23 और LA-24 में भी पोलिंग मौखर कर दी गई है। अब पहले 2 मरहलों के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 24 नशिस्तों के साथ ड्राइविंग सीट पर नजर आ रही है, जबकि पीपल्स पार्टी अभी 10 नशिस्तें हासिल कर सकी है। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत मिल जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर पुंछ डिवीज़न के 7 हलकों में पोलिंग नहीं होती तो क्या इसके बावजूद आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बन सकती है? आज़ाद कश्मीर का आइन इस पर क्या कहता है, पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है और मुस्लिम लीग नून के क्या इरादे हैं, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम में। और हमारे साथ आज के प्रोग्राम में सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ आज़ाद जम्मू कश्मीर शाह गुलाम कादिर साहब मौजूद हैं, जबकि इसके साथ साथ सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी यासीन साहब भी मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद। सबसे पहले चौधरी साहब, आपकी इजाज़त से मैं शाह गुलाम कादिर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। शाह जी, 24 का हिंसा जो है वो आपके लिए आ गया है और अक्सर हम ये वर्ड सुनते हैं गोल्डन नंबर 27 का है, तो आपको क्या लग रहा है कि हुकूमत बना लेगी मुस्लिम लीग नून? मेरे ख्याल, बहुत शुक्रिया आपका। अब तो कोई शक की गुंजाइश नहीं रही जी कि जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी और इंशाल्लाह बड़े धड़ल्ले से बनेगी। अभी कल के इलेक्शन के बाद देख लेते हैं कि 3 ज़िला बाग के 3 नशिस्तें हैं और ज़िला हवेली का 1, तो 4 नशिस्तों का इलेक्शन है। हमें तो उम्मीद है कि उनमें से 3 हमें मिलनी चाहिए, हमारी जितनी मेहनत है, लेकिन अवाम ने जो फैसला देना है वो देगी और उसके बाद ही हम कह सकते हैं। लेकिन हमारे 24 और अगर मखसूस नशिस्तों को हम टोटो कर लें तो मेरा ख्याल है हम 30 तो आज भी मौजूद हैं। 30 के तो ये एक 27 पे सादा अक्सरियत होती है, तो हमारी तो सादा अक्सरियत हासिल हो चुकी है। तो हुकूमत साजी कर लेंगे? कल 10 के इंतखाबात होते हैं, फिर उसके बाद उसके नताइज आते हैं, 3 और नशिस्तें आपको मिल भी जाती हैं जैसे आपने कहा, तो उसके बाद क्या हुकूमत साजी कर लेंगे या इंतज़ार करेंगे बाकी हलकों में इंतखाबात होने का? ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बताएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के पास ये इख्तियार है और चूँकि इबाम कोई नहीं रहा, या तो दोनों पार्टियां एक आध नशिस्त ऊपर नीचे करने से अगर इलेक्शन का रिजल्ट इफेक्ट होता तब तो इसको इंतज़ार करना चाहिए था। लेकिन चूँकि गैप बहुत बड़ा है, इस 14 नशिस्तों का गैप है अभी आज के दिन, पीपल्स पार्टी का और हमारा मुस्लिम लीग नून का, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा गैप है। इसलिए अब वो इबाम नहीं है कि मुस्लिम लीग को सादा अक्सरियत हासिल हो चुकी है। आपने कहा इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसला करेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस भी तो होंगे ना, वो क्या कहते हैं? नहीं है, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इबाम तो तब होता कि अगर पीपल्स पार्टी के पास 23 नशिस्तें होती, हमारे पास 24 होती, तो फिर तो ये झगड़े वाली बात थी कि जी पहले इलेक्शन हो। अभी गैप इतना बड़ा है, 14 नशिस्तों से हम आगे हैं शाह जी, कतई कलामी की माजरत, मैं गैप की तो बात नहीं कर रही, इबाम की बात भी नहीं कर रही, इसमें तो कोई उलझन ही नहीं है। 24 नशिस्तें आपके पास हैं, अगर सिर्फ मखसूस नशिस्तें भी ले लें अगले मरहले में, खुदा ना खास्ता आप कोई भी नशिस्त ना लें, तो भी आपकी हुकूमत बन जाती है। मेरा सवाल ये है कि क्या इलेक्शन रूल्स में ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि कोई इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर इलेक्टोरल कॉलेज पूरा करने की ज़रूरत महसूस होती है रूल्स के मुताबिक? जो कानून है वो क्या कहता है? ये इसमें तो आइन की बात है, इलेक्शन लॉज तो बाद में आएंगे। आइन के तहत तो आइन ये कहता है कि इलेक्शन जिस दिन हो जाएंगे उसके 15 दिन के अंदर अंदर जो है इंतखाबात होने चाहिए। अब हमारे यहाँ चूँकि मरहला वाइज इलेक्शन हो रहे हैं और एक पार्टी सादा अक्सरियत ले चुकी है, तो मेरी तशरीह आइन की तो ये है कि अभी हुकूमत साजी का मरहला आ जाना चाहिए। अब इस पर कोई डिफर भी कर सकता है, अगर किसी ने डिफर करना हुआ तो अदालतों में भी जा सकता है, इसमें कोई नई बात नहीं, उस वहाँ से तशरीह ले सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में तो
इस आइन में गुंजाइश मौजूद है। लेकिन महाजरीन की नशिस्तें तो आपके पास हैं, और पीपल्स पार्टी और आपका जो एक हमेशा से इख्तलाफ रहा है वो महाजरीन की नशिस्तों पर रहा है कि वो आपके पास आ जाती हैं और उसके बाद फिर हुकूमत आप बना ही लेते हैं। तो ये बताएं कि क्या अगर आपस में वफाक के अंदर भी आपको पता है और इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर अच्छी खासी बहस मुबाहिसा जारी है, तो ये बहस मुबाहिसा इसी तरह से जारी रहता है? इत्तेहाद पर भी बात आके रुकी हुई है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उल्टी गिनती की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या महाजरीन की नशिस्तों को आप वजारतों में जगह देंगे? क्या हुकूमत साजी में उनको अहम मकाम हासिल होगा या नहीं होगा? पहली बात तो ये कि पीपल्स पार्टी का ये नया मौक़िफ़ आया इस इलेक्शन में। इससे कबल चौधरी मजीद साहब, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब, फैसल राठौर साहब, फैसल राठौर के वालिद साहब और मुमताज़ राठौर साहब, ये सारे महाजिर नशस्तों से जो मुंतखब उनसे वोट लेकर वज़ीर आज़म बनते रहे, सदर बनते रहे, उस वक्त पीपल्स पार्टी को एतराज़ नहीं था। आज चूंकि पीपल्स पार्टी पंजाब में नापैद है, तो ये और वो समझते हैं पीपल्स पार्टी सिंध से और केपीके से सीट ले गई है, अगर इतनी ही मतरूक चीज़ है तो वो दोनों सीटें भी ना लेते वो। लेकिन ये एक है उनका मौक़िफ़ अब जाके सामने आया है, तो मैं तो समझता हूँ कि इसके ऊपर तो कोई झगड़े वाली बात नहीं है, और ये एक अलग डिबेट है कि ये नशिस्तों का क्या करना है और किस तरह रखना है। तो मेरा मौक़िफ़ तो यह है कि अगर रियासत आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर को रखना है तो फिर तो महाजिर हमारे साथ हैं, और अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर बनानी है, लोकलाइज्ड गवर्नमेंट करनी है, तो फिर ना वज़ीर आज़म होगा, तो ना सदर होगा, ना सुप्रीम कोर्ट होगा, फिर जिसकी मर्जी। इसीलिए हमने एक्शन कमेटी के भाइयों से कहा था कि आप इंतखाबात में हिस्सा ले लें और अपना मौक़िफ़ ये रख के आप इलेक्शन में जाएं, लेकिन वो नहीं आए। पीपल्स पार्टी ने उनका मौक़िफ़ जो है नी में दरूं नी में भरूं के तौर पर वो करते रहे, और लेकिन आज तो जो देखिए आज़ाद कश्मीर में हमने 14 नशिस्तें जीती हैं, ठीक है, पीपल्स पार्टी ने 8 नशिस्तें जीती हैं, तो इसलिए सिर्फ महाजरीन के ऊपर बात नहीं है, बात तो आज़ाद कश्मीर के अंदर किसको अक्सरियत है। आज़ाद कश्मीर के अंदर तो मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत है, आज़ाद कश्मीर के अंदर यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत हासिल है। तो ये तो एक फैक्ट है चौधरी साहब। मैं ये सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि रूल्स के हवाले से एक इबाम मौजूद है कि जब अब फैसला आगे जो है वो हुकूमत साजी के ऊपर आकर रुकना है, वाज़ेह अक्सरियत मौजूद है नून लीग के पास, लेकिन इसके बावजूद जो है वो आइन क्या कहता है कि क्या इस तरह से हुकूमत साजी हो सकती है जब तक कि इलेक्टोरल कॉलेज पूरा ना हो? क्योंकि सिर्फ हुकूमत साजी तो नहीं होनी ना, आगे स्पीकर बनना है, डिप्टी स्पीकर बनना है, उसके बाद वज़ीर आज़म का और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का, इन सब का भी इंतखाब होना है, तो वो तो इलेक्टोरल कॉलेज के बगैर नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, गुजारिश है कि ये इंतखाबात जब 3 मरहलों में कराने का फ़ैसला हुआ जी, तो उस वक्त भी पाकिस्तान पीस पार्टी ने इन पे अपने तहफ़्ज़ात का इज़हार किया था कि ये इससे जो है वो दाल में कुछ काला नज़र आता है, और पाकिस्तान पीस पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि एक ही मरहले में एक ही गो में इलेक्शन होने चाहिए। माजी में भी हमेशा एक ही गो में इलेक्शन होते रहे। तो फिर वहाँ से जो है मैं ये समझता हूँ कि रिगिंग की बुनियाद रखी गई, और फिर जिस तरीके से 27 जुलाई का जो इलेक्शन था उसमें जिस तरीके से मीरपुर डिवीज़न की 4 सीटों पर जो है वो बिल्कुल सरेआम खुलेआम जो है वो धांधली की गई, और वो स्टेशन जो है पोलिंग स्टेशन खुद बजाते खुद बोल रहे कि नॉर्मली मीरपुर डिवीज़न में कहीं भी कोई 35-40% से कहीं जो है वो पोलिंग रेशो नहीं रही। तो कोटली के जो 3 हल्के हैं वहाँ जो है वो आपने देखा, आप वहाँ जो है वो 99.80 तक भी पोलिंग हुई है, और पूरी रात ठप्पे लगते रहे। और फिर जो है वो पंजाब, वो तो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के कुछ हलकों के ऊपर भी ये 90% उस पे 95% जो है वो पोलिंग हुई है। उस पे एक कमेटी बनी थी नून लीग की लीडरशिप पे, राना सनाउल्लाह साहब और अमीर मकाम साहब और मुर्तज़ा अब्बासी और चौधरी तारिक फारूक पे। तो इधर पाकिस्तान पीस पार्टी से नैयर बुखारी साहब थे, कायरा साहब थे, और नदीम अफजल चंद और फैसल राठौर थे। उस पर एक असूली फ़ैसला हो गया था इनका कि जी ठीक है, एक असूली जो फ़ैसला है कि 80% से अबव जहाँ जहाँ पोलिंग हुई है वो सारे जो है वो पोलिंग स्टेशन खोले जाएँ और रीपोलिंग कराई जाए। इस पर ये इत्तेफाक करके तय हुआ कि हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और जाके दोनों फरीक जो है लिख के देंगे कि ये यहाँ जो है वो रीपोलिंग कराई जाए। लेकिन बाद में जो है वो नून लीग की लीडरशिप जो है वो इससे भाग गई,
और इस्लामाबाद रवाना हो गए वहाँ से बगैर बताए हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन जो है वो बिल्कुल बड़ी मैसिव तरीके से रिग हुआ है और पाकिस्तान पीस पार्टी को इन इलेक्शन पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये जो सीटें जो चोरी की गई हैं हमारी। अच्छा, ये सारे आपकी जानिब से मैं क्योंकि मैं मुजफ्फराबाद में भी मौजूद थी, मीरपुर में भी मौजूद थी, मैंने दोनों मरहलों को ख़ुद भी देखा है। तो ये मुसलसल आपकी तरफ से जो ये एतराज़ात हैं, ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ आपने दरखास्तें भी दी हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, ये भी मौजूद है। इसके बावजूद भी जो है वो आप इलेक्शन जो है वो लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को एतराज़ था, उन्होंने बायकॉट कर दिया। जो लड़ रहे हैं PTI को एहतजाज था, उन्होंने बायकॉट कर दिया। अच्छा, ये भी बड़ा दिलचस्प हुआ कि एक दिन जो है वो तनवीर इलियास साहब ने बायकॉट का ऐलान किया और दूसरा जो अगले दिन इलेक्शन था वो लड़े भी। तो अब क्या पुंछ में भी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं? ये भी इस लड़ बात रहे सामने हैं। पुंछ में तनवीर इलियास साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और PTI ने बावजूद इसके के बाइकआउट किया फिर भी उनके लोग जो है वो लड़े हैं इलेक्शन। तो देखें जी, गुजारिश है कि पाकिस्तान पीस पार्टी एक जमहूरी लेकिन जमात कोई है। एहतजाज देखेंगे हम अगर फिर भी नहीं आपकी बात सुनी जाती या बस ऐसे नहीं, ये ऑप्शन ज़बानी जमा खर्च चाहिए? वी रिजर्व दिस ऑप्शन कि हम कल का इलेक्शन देखते हैं और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान पीस पार्टी जो है वो इस पर पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुकी है कि ये धांधली ज़दा इलेक्शन है और ये हुकूमत जो है वो पहले भी मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के सियासी हालात इतने अच्छे नहीं है, बहुत ख़राबी हो चुकी है और बिलखसूस नून लीग के वफाकी वज़रा के बयानात की वजह से ज़्यादा ख़राबा हुआ है और जल्दी पे उन्होंने जो है वो तेल का काम किया। तो पीपल्स पार्टी चूँकि एक जमहूरी जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 17 सीटों के साथ भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की क़यादत में कौमी असम्बली में बैठी थी। ठीक हो गया। और फिर उस असम्बली का जो अशर हुआ था वो भी आपके सामने है। तो मैं नहीं ये समझता कि ये असम्बली कोई चलने वाली है, ये धांधली के से जो भी ठीक हो गया। मैं ज़रा पूछूं शाहजी से। शाहजी, चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये कंपनी नहीं चलने वाली, तो अब ये बताइए कि जो ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये आपके पास भी पहुंच चुके हैं, इलेक्शन कमीशन के पास भी पहुंच चुके हैं। यकीनन आप दो इलाही जमातें हैं विफाक के अंदर और आपके बड़े अच्छे मरासिब रहे हैं हमेशा और अभी भी मैं कोई बहुत तलख़ी नहीं देख रही ताल्लुकात के अंदर, अभी भी जो है वो बात सुलह सफाई वाली हो रही है। तो क्या ये जो सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये आप इसको एड्रेस करेंगे, खुद आप इसको जो है वो जो एक शफाफ तहकीकात हैं उनमें आप अपने आप को पेश करेंगे, या फिर ये मामला इसी तरह ख़राबी की तरफ जाएगा और आगे जो है वो असम्बली में भी हम इसी तरह की चपकलिश देखेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है जी सर कि जो पीपल्स पार्टी 2021 में जी जितनी सीटें जीती थी और 2025 में जब गवर्नमेंट बनाने पे आई तो PTI के लोटों को साथ में लाकर इस 17 की तादाद, इनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं थे। कैंडिडेट तो इन्होंने लोटों को साथ में ला के किया। तो ये कहना है कि धांधली हो गई और इसमें अब तल्ख बात हो जाएगी। मैं ठीक बात है, अगर किसी ने कहा है कि 80% से ज़्यादा, तो मेरे पास तो लिस्ट मौजूद है कि कोटली सिटी में और चड़ोई के हल्के में जहाँ से चौधरी साहब 6 दफ़ा या 7 दफ़ा मुंतखब हुए थे खुद, वहाँ पे 98% पोलिंग हुई है, जिसमें से चौधरी साहब को 98% वोट पड़े हैं। अब उसका क्या हाल है? उसका भी वही हाल होगा जो इनके लिए होगा वो हमारे लिए वो होगा। तो आप कह रहे हैं ना, चौधरी साहब ने भी कहा कि कमेटी बन गई है, तो अब आगे अगर बन गई, मेरे इल्म में नहीं है, मैं चूंकि अपने हल्के में था, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। अगर बन गई है तो फिर शोर शराबा क्या है? और ये क्या देखें ना, सबसे बड़ी बात जो है ये है कि इन्होंने कहा कि चौधरी साहब ने मेरे भाइयों की तरह हैं, इनके साथ ताल्लुकात की नोयत ज़ाती हैसियत में। सियासी तौर पर एक बात है कि जी इनके चेयरमैन साहब ने जिस अंदाज की गुफ्तगू की आज़ाद कश्मीर में, तो क्या ये इतना कंट्रोवर्सी क्रिएट करके आज़ाद कश्मीर के सारा इलेक्टोरल प्रोसेस को ही दागदार कर दिया इन्होंने सोचा भी नहीं कि वो ऑक्युपाइड कश्मीर के इलेक्शंस के ऊपर जो हम इल्ज़ामात लगाते थे, वो इल्ज़ामात पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साहब ने बगैर सोचे समझे वो लगा दिया हम आज़ाद कश्मीर के। भाई एक दफ़ा आपकी हुकूमत है, 9 महीने से आप हुकूमत कर रहे हैं, सदर आपका, वज़ीर आज़म आपका, सीनियर मिनिस्टर आपका, काबीना आपकी, एडमिनिस्ट्रेशन सारा आपका, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, SP, हर चीज़ आपकी, और उसके बाद आप कहते हैं कि जी हमसे धांधली हो गई। भाई धांधली करने वाला कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्टी कमिश्नर
जो है वो आपने अपने पसंद के, पीपल्स पार्टी ने अपने पसंद के लगाए, तो और एसपी भी लगाए, ठीक हो गया, एसीज भी लगाए। तो ये इन चीजों को अगर आप सोचें, लेकिन तल्ख बात में जाना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहता हूँ कि अगर कंट्रोवर्सी है कहीं कहीं किसी हल्के में आपको, तो जाए ना, ट्रिब्यूनल है ना, ट्रिब्यूनल में चले जाएं, उसको एक्सपीडाइट करवाएं, और जो प्रोसेस है, आइन में दिया हुआ प्रोसेस है, उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करें। जैसे इम्प्लीमेंट होगा, हाँ, ये जरूर होना चाहिए कि उसको 5 साल नहीं लगना चाहिए, उसको 5 साल नहीं लगना चाहिए। शाह जी, मुझे एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगी तो मैं जरा आपसे ये भी समझने की कोशिश कि आया ये जो जब इस वक्त दरखास्तें दी जाती हैं तो क्या ये ट्रिब्यूनल में जाती हैं या इलेक्शन प्रोसेस के दौरान जितनी भी दरखास्तें होती हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एड्रेस करनी होती है? इस हवाले से आइन क्या कहते हैं, क्योंकि ये भी एक इबहम मौजूद है। तो यहाँ ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार जिनकी कश्मीर के ऊपर बड़ी ग्रिप है, अफजल भट्ट साहब, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, हमारे साथ बड़े मोहतरम हमारे मेहमान आज मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से। और सबसे पहले जनाब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी यासीन साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ सदर PMLN आज़ाद जम्मू कश्मीर शाह गुलाम कादिर साहब मौजूद हैं। अफजल भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। तो भट्ट साहब आपसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ज़रा शाह जी से मैंने एक सवाल छोड़ा था शाह जी को ब्रेक से पहले, तो मैं चाहूँगी वहीं से शुरू करें। शाह जी, उस सवाल का भी जवाब दीजिएगा कि आया ये जो अभी जितनी भी दरखास्तें आई हैं उनका हल क्या आइन के मुताबिक और इलेक्शन रूल्स के मुताबिक जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं निकालना है कि वो ट्रिब्यूनल का इंतजार करेंगे, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस के दौरान तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो जिम्मेदार हैं। और साथ साथ ये भी बताइएगा कि हम क्या आपको मुबारकबाद दे दें आपके वजारत उज़्मा की जो है वो अगली आने वाले? जी, मैं तो चौधरी हसीन साहब का जो हाल हुआ उसको देखकर डरता हूँ। अच्छा, तो इसलिए मैं अभी ना कोई मुबारकबाद वसूल करता हूँ, तो ना, ये और मैं दोनों महाजिर हैं। जी जी तो जी, हमें नहीं पता हमारे साथ, उनके साथ जो हुआ अब अल्लाह खैर करे, मेरे साथ क्या होगा ये मुझे नहीं पता। तो दूसरी बात ये है कि इलेक्शन लॉज में और एक शिक मौजूद है जिसके तहत इलेक्शन में अगर कोई गलती कोताही किसी को डिस्क्रिपेंसी नज़र आए, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कर सकता है उसको और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जैसे ही वो करेगा उसकी एक मियाद है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसको करना चाहिए। ठीक है। असल प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब उसको 3 साल 5 साल है, अगले इलेक्शन तक उसकी समाप्त नहीं होती। तो ये इस दफ़ा करना चाहिए तमाम पार्टियों को मिलकर कि हम इस प्रोसेस को एक्सपीडाइट करें और फौरी तौर पर ठीक हो गया। इसको जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो अपने फैसले एक प्रोसेस और भी इसी रुका से हुआ फिर है ये तमाम जो एम्बिग्यूटी है ये खत्म। शाह जी, एक प्रोसेस और भी रुका हुआ है, वहाँ पर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कलअदम के जो लोग हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये बताइएगा कि राना सनाउल्लाह साहब ने कल कहा है कि अब वो जो है वो मुज़ाकरात जो ही इलेक्शन ख़त्म होंगे पूंछ के, तो उसके बाद जो है वो उनके साथ मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आप तक कैसी कोई मालूमात मौजूद हैं या कोई ऐसा इरादा जो है वो हुकूमत का है इस हवाले से? लेकिन अभी तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इन्होंने जिम्मेदारी ली थी, हमने पीपल्स पार्टी को लेकिन अब तो राना साहब कह रहे हैं ना कि वो शुरू करेंगे। नहीं, जब हुकूमत बनेगी तो पता लगेगा ना कि क्या करना है। अभी आज के दिन तक तो पीपल्स पार्टी के हुकूमत है, इसलिए जो काम पीपल्स पार्टी को करना चाहिए था वो नहीं कर सके, और शायद हम कर लें, कोशिश करेंगे कि वो भी हमारे भाई हैं, आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम उनको छोड़ दें और अपनी अलग राह ले लें, उनको भी हम अपने साथ चलाएंगे। आज़ाद कश्मीर के पुरअमन फिजा की ज़रूरत है ताकि तामीर और तरक्की का काम हो सके, और तामीर और तरक्की होगी तो ये जो इख्तलाफात हैं या जो लोगों को एतराज़ात हैं ये सारे दूर हो सकेंगे। ठीक हो गया। चौधरी साहब, अभी शाह जी जो फरमा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या जो हुकूमत साजी का अमल है ये मुकम्मल हो जाएगा, या आपकी तरफ से कोई एतराज़ उठेगा उसके ऊपर कि इलेक्टोरल कॉलेज अभी पूरा नहीं है और हुकूमत साजी जो है वो मुकम्मल करने की तरफ बढ़ रहे हैं जो है नून लीग? ये खालिस्तान एक आइनी मामला है और इस पर जो मैं ये समझता हूँ कि कोई आइनी माहिरीन से ही पूछा जा सकता है। जिस तरह शाह साहब कह रहे हैं कि चूँकि उनके पास नंबर जो है वो पूरा हो गया है
तो लेकिन एट द वेरी सेम टाइम 7 हल्के जो हैं वो भी अभी इलेक्शन भी नहीं हुआ और अगले मेरा नहीं ख्याल को 5-6 महीने जो है वो होता नज़र आता है, ठीक है, जो वहाँ की सियासी सूरत हाल है। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले तो ये जो हुई है ख़राबी पैदा हुई है जिन हल्कों में, मैं समझता हूँ कि उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। उनको एड्रेस करने के बाद जो है फिर अगला मरहला होना चाहिए, और वो कोई इतना लंबा चौड़ा मामला ही नहीं है। ठीक हो, ये जिन जिन हल्कों में जो उसूली बात तय हो गई है दोनों कमेटियों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कमेटी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमेटी, वो उस पर अमल दरामद हो जाए, उस पर अमल दरामद हो जाए, उसके बाद जो है जो अगला मरहला है वो देखा जाएगा। बट साहब ये एक दूसरे पर डाल रहे हैं कि एक कह रहा है कि ये जो सारी जो दरखास्तें हैं, सारी शिकायत हैं, इसको एड्रेस करना जो है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम है, दूसरी पार्टी कह रही है ट्रिब्यूनल का काम है, लगता है करना नहीं चाह रहे। देखें, मेरा ख्याल है कि सियासी जमातों को ज़ाहिर है अपने वर्कर को भी मुतमईन रखना है, अपना जो उनका बयानिया है उनको भी लेकर चलना है। मैं अभी पिछले 2 मरहलों की बात नहीं करता। पीपल पार्टी के प्रेसिडेंट जो यासीन साहब यहाँ बैठे हैं और शाह गुलाम कादर साहब मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट, 2 सदूर के दरमियान में हम बैठे हैं। कल 4 हल्कों का इलेक्शन है, ठीक हो गया, और आज ही दोनों तरफ से लिस्ट जारी हो रही है कि मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि पीपल पार्टी ने फलां हल्के में इतने पोलिंग स्टेशनों पे ठप्पे लगाने हैं। अच्छा, और पीपल पार्टी भी ये के कैंडिडेट भी ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने फलां हल्के में इतने पोलिंग स्टेशनों पे ठप्पे लगाने हैं। मेरा ख्याल है मतलब पोलिंग स्टेशंस का भी पता है कि पता है, सबको पता है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि अगर ये दोनों सदूर इस बात को तय कर लें कि भाई कल ठप्पे नहीं लगेंगे, अगर जो ठप्पे लगने वाले हल्के नून लीग के पास हैं वो पीपल पार्टी के साथ शेयर करें, जो पीपल पार्टी के साथ हैं वो नून लीग के साथ शेयर करें, और आज दोनों सदूर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बात करें कि भाई ये आपके लिए चैलेंज है। दोनों जमातें इस बात पर मुत्फिक हैं कि इन हलकों में ठप्पे नहीं लगने चाहिए, फेयर इलेक्शन होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कल का इलेक्शन गुजरने के बाद जो 2 मरहले गुजर चुके हैं, आइडियल बातें कर रहे हैं आप भट्ट साहब के, मतलब ये एक दूसरे को नहीं, शाह साहब भी सुन रहे हैं, चोई साहब भी सुन रहे हैं। क्यों जी शाह साहब? अच्छा, ये बताइएगा भट्ट साहब के शाह साहब की तरफ तो मैं वापस जाऊंगी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये एक बड़ी बहस इस वक्त शुरू हो चुकी है कि मुस्लिम लीग नून में से वजारत उज़्मा किधर जाएगी। कुछ खास मुझे पूरी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही शाह जी, वो तो कह रहे हैं जो चौधरी साहब के साथ हुआ वो किस तरफ निशानदेही कर रहे हैं वही वजाहत कर सकते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि वज़ीर आज़म की दौड़ में कौन कौन है और क्या हम देखेंगे आगे फ्यूचर में? देखें, वो शाह साहब जो है ना वो ठीक कहते हैं कि दूध का जला जो है ना वो छाछ भी फूंक फूंक पर पीता है। पिछले इलेक्शन में ये हुआ कि जो ही इलेक्शन ख़त्म हुआ, राजा फरूक हैदर साहब ने और चंद लोगों ने मिलकर खुद ही पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग बुलाई और खुद ही नामजदगियां कर दी। अच्छा, ठीक है, उस पर अमल दरामद तो हो गया, लेकिन पार्टी क़यादत कभी ऐसी चीजों को भूलती नहीं है जी। तो इसलिए शाह साहब जो बात कर रहे हैं, हाँ। वो शाह साहब बहुत सियाने हैं। अच्छा, तो इसलिए शाह साहब को भी पता है कि आफ्टर ऑल फैसला तो मियां नवाज शरीफ साहब ने करना है। ठीक है, शाह साहब तो अपनी जगह, मैं कल राजा फरूक हैदर साहब की खिताब सुन रहा था, तो जब वो गए अपने हल्के में तो लोगों ने नारेबाजी की, वजीर आजम फरूक हैदर, उन्होंने कहा नहीं बंद करो नारेबाजी। हाँ। ये फैसला बिल्कुल ना आपने करना है ना मैंने करना है, ये फैसला मियां नवाज शरीफ ने करना है। मैं पिछले इलेक्शन का 2016 वाला आपको किस्सा सुना चुका हूँ। इसी तरह मुश्ताक मिन्हास के बारे में जो पोस्टें चल रही हैं, उसका मैसेज आया, हमने भी कहा लोगों से मुश्ताक मिन्हास बनेगा, वो भी बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। कहा मुझे मरवाने के लिए कर रहे हो कि अब जितने वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं नून लीग में, यही मेरी गर्दन कलम ना करवा दें कहीं इलेक्शन में। ये सब लोग जो मुश्ताक के हमदर्द है। मुझे हमारा अमर लिहाज राणा ने आज लिखा कि भाई आप मुश्ताक मिन्हास का कत्ले ना हक कराना चाहते हो वजारत उज़्मा के उम्मीदवारों से। इसी तरह तारक फरूक साहब अपनी जगह कोशिश कर रहे हैं। हो गया। तो बहरहाल फैसला तो ये ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने करना है, और सब ने यही कहा है कि अब कोई लॉबिंग इस तरह से नहीं कर रहा कि मेरे साथ कितने अरकान पार्लियामेंट हैं। ठीक है शाह साहब ने, और ना अरकान पार्लियामेंट को पीपल्स पार्टी ने पूछा, ना मुस्लिम लीग नून ने पूछना है। वहाँ जो फैसला अदी फरियाल तालपुर सभा का था, बिलावल भुट्टो का साथ था, जरदारी साहब का था, ये पार्टी प्रेसिडेंट बन के बैठे रहे और फैसल राठौर साहब वज़ीर आज़म बन गए। तो यहाँ भी क्योंकि फैसल साहब की पोजीशन क्या देख रहे हैं, उनके हल्के में भी इंतखाब है। देखिए, फैसल मुमताज़ राठौर साहब फर्स्ट टाइम इस उनको जो है वो उनके साथ एक उनके जो मजबूत अलाई थे 40 साल थे,
वो वहाँ की कश्मीरी और ख्वाजा बरादरी थी। ठीक है। और वो हमेशा मिलकर इलेक्शन लड़ते थे। अगर हम पिछले इलेक्शन के साथ इस इलेक्शन को कंपेयर करें, क्योंकि दो सब आप जो तजिया करते हैं कि देखें ये दो गुजर खड़े हैं, अमर अजीज खड़ा है, मोहसिन अजीज खड़ा है, वो तो पिछले इलेक्शन में भी खड़े थे। पिछले इलेक्शन में तो अमर नज़ीर के पास पीटीए का टिकट भी था। ठीक हो गया। लेकिन फैसल राठौर साहब और ख्वाजा साहब इकट्ठे थे। अब ख्वाजा साहब जो है वो अलग हो गए हैं। अब ये देखना यह है कि फैसला फैसल राठौर और आमर अजीज उसका आमर अजीज का नहीं होना, आमर नज़ीर नहीं, जो मोहसिन अजीज का नहीं होना। फैसला यह है कि आमर नज़ीर कितने वोट लेता है और ख्वाजा साहब कितने वोट लेते हैं। अगर वो ज्यादा वोट ले गए तो फैसल का नुकसान होगा, आमर ज्यादा वोट ले गया तो उमर उसका चौधरी अजीज साहब के बेटे का। आखिर में चौधरी साहब, ये जो हल्के रह गए हैं, अब इनमें इंतखाबात के हवाले से आपसे कोई कोऑर्डिनेशन हुई है? कोई इलेक्शन कमीशन, जाहिर है तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो एतमाद में लेना चाहिए, तो आपको क्या लग रहा है? और अगर नहीं होते फौरी तौर पे इंतखाबात अगले फेज़ के, तो फिर आपका रद्द अमल क्या होगा पार्टी की? देखिए जी, हम कल का इलेक्शन जो है वो देखते हैं। अगर तो कल का इलेक्शन फ्री फेयर एंड इम्पार्शियल हुआ तो फिर तो पहले से बट साहब कह रहे हैं कि आप लोगों ने तैयार किया हुआ है कि ये फ्री एंड फेयर नहीं है। तो कल के इलेक्शन के बाद ही फैसला होगा। एट द मोमेंट इलेक्शन कमीशन हैज नॉट एंगेज विद उनकी तरफ से किसी के साथ एंगेजमेंट नहीं हुई है? कोई एंगेजमेंट नहीं अभी तक कोई। ठीक हो गया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, भट्ट साहब आपका, चौधरी साहब आपका, और शाहजी आप बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। तो यकीनी तौर के ऊपर इलेक्शन अब जो है वो यूं समझ लें कि घंटों के हिसाब से गिनना शुरू कर दें, क्योंकि इंतखाबी मुहिम का वक्त तो ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद अब जो है जनाब इलेक्शन की तरफ दोनों जमातें बढ़ेंगी, बल्कि बाकी जो जमातें हैं वो भी अपनी अपनी कोशिश करेंगी। लेकिन इस वक्त जो कांटे का मुकाबला देख रहे हैं वो हम मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान ही देख रहे हैं। तो इस हवाले से मजीद भी हम इलेक्शन के हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के हवाले से, जो वैसे तो सितंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होना है। 22 सितंबर से इसकी तारीख जो है वो सामने आई है। लेकिन अगर इस इजलास की बात करें तो इसमें इस बार जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो तजावीज़ हैं वो सामने आ रही हैं, जिनमें से एक तजवीज़ जिस पर न सिर्फ ये पाकिस्तान बल्कि दीगर तमाम जो ममालिक हैं, मुस्तकिल मेंबर्स हैं, उनको भी तशवीश है कि सलामती कौंसिल के मेंबर्स की तादाद में इजाफे की बात हो रही है और भारत को इसका मेंबर बनाने की बात हो रही है। भारत अपने तय कोशिश कर रहा है, अब वो इस कोशिश में किस हद तक कामयाब होगा और किस हद तक वो अपने लॉबी करने में कामयाब होगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, मुस्तकिल मेंबर बनने की बातें कर रहा है भारत जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसिल है उसका, तो आप इस सारे मामले को कैसे देखते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल मुमकिन इसलिए नहीं है। देखिए, सलामती कौंसिल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए इशूज आर के उसका किसी से तनाज़ा नहीं होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल मुल्क होना चाहिए। एक मुल्क जो नॉन ग्लोबल टेररिस्ट मुल्क हो, जो कि कनाडा में टेररिज्म करके एक सिख लीडर को मारे, अमेरिका में साजिश पकड़ी जाए, पाकिस्तान में 20 जो है हमारे शहरियों को शहीद करें जो कश्मीर कॉज को सपोर्ट करते थे, यूके में आपके सामने है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में है। फिर खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है। हिंदुस्तान में खुद कह रहे हैं कि हम इंसर्जेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद फितल हिंदू फॉरेज को ये सपोर्ट कर रहा है, अफगान तालिबान रजीम को कर रहा है, प्रॉक्सी को खुल्लम खुल्ला कहता है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद आपने एक 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 स्टेज ड्रामा करके, एक झूठा प्रोपेगेंडा करके, फ्लैग्स ऑपरेशन करके, वॉल फ्लैग ऑपरेशन करके एक हमसाया न्यूक्लियर मुल्क के ऊपर अटैक कर दे विदाउट रियलाइजिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर, कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट ऑफ अ न्यूक्लियर पावर आपस में लड़ रही है। क्या ये ऐसा ये गैर जिम्मेदार मुल्क एक परमानेंट मेंबर बनने के काबिल है? जी। इस वक्त आप मुझे ये बताइए, हमारे रीजन में ये मार के हक के बाद फील्ड मार्शल आसिम उद्दीन ने पूरी कौम को जब्जा करके जिस तरह इसको जिल्लत अमीर शिकस्त दी, दुनिया में इसको आइसोलेट कर दिया, बांग्लादेश से ने इसको किक आउट किया, ईरान ने इसको किक आउट किया जब वहां पर इसने मुसाद और रॉक से मिल के उनके कमांडर साइंटिस्ट को मार दिया। इसके बाद पाकिस्तान के साथ जो हालात क्रिएट कर रहा है, चाइना से इसकी बनी रही है, हर जगह पर ये टांग अड़ा रहा है, टेररिज्म कर रहा है।
इसके इसके मुझे बताइए कि क्या ये लवाजमत हैं इसको परमानेंट मेंबर बनाने के? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन ये जो आपने सारे नुकात हमें बताए हैं, ये तो अब पूरी दुनिया के सामने आश्कार हो चुके हैं। जो इंसानी हकूक़ के खुद भारत के अंदर हालात हैं, उसकी जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, अक़लियतों के साथ जो सलूक हो रहा है, उसके बाद दुनिया भर में जो दहशतगर्दी के मामलात हैं, उसकी भी आपने निशानदेही की है। लेकिन हमें थोड़ा सा नाज़रीन की और हम सब की जो है वो नॉलेज में इजाफे के लिए ये बताइएगा कि मुस्तकिल रुकनियत में जो तोसी है, ये एक ज़ाहिर ऑप्शन तो मौजूद है यूनाइटेड नेशंस की सलामती कौंसिल के पास, लेकिन वीटो फिर ये है कि रुकनियत में इस तरह से इजाफा होता है, तो उसमें स्ट्रक्चर में क्या ऐसा डिफरेंस आएगा अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, जनरल असम्बली के अंदर, जिससे फ़र्क पड़ता हो हमें? देखें, फ़र्क पड़ जाएगा। मुस्तकिल मेंबर्स होगा तो हर जगह वीटो पावर इसके पास आ जाएगी। जी बिल्कुल। आप सबसे बड़ी देखें ना कि पाकिस्तान में इतनी बिग पेन के इन द नेक कि जी आप एक मुल्क है जिसको हमारा दुश्मन मुल्क है, हमारे सामने बैठा है। जी। पूरे रीजन में आप मुझे बताएं, चाइना, बांग्लादेश, ईरान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, उसके बाद नेपाल, कोई मुल्क से इसके ताल्लुकात हैं, हर एक को बुली करता है ये ऐसे मुल्क को जो गैर जिम्मेदार मुल्क को क्या उसको आप वीटो पावर दे सकते हैं? बिल्कुल। या तो वीटो पावर ही खत्म करें। देन दे शुड से कि ठीक है, परमानेंट मेंबर का फायदा क्या है? मुझे बताएं ना, परमानेंट मेंबर पर वो होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हो। उस वक्त थे जो न्यूक्लियर मुल्क थे। इवन जर्मनी इज नॉट परमानेंट मेंबर। आपके सामने 5 न्यूक्लियर मुल्क हैं जो वो मेंबर बने हुए हैं, और वो भी इस वक्त, बल्कि आई वुड से कि इसको खत्म करना चाहिए वीटो पावर का। जी। Veto power must be taken away from this permanent member. आपकी मेजोरिटी 193 कंट्रीज जो मुल्क है, दे शुड हैव अ मेजोरिटी डिसीजन, जिसका डिसीजन वो होना चाहिए। आपके सामने इजराइल में क्या हो रहा है? जो जुल्म बर्बरीत कर रहा है, अमेरिका वीटो कर देते हैं। जी जी बिल्कुल। ये चीजें सोचने की बात है, इसलिए मैं बात करता हूँ कि इसको आप सलामती कौन सा रिडंडेंट तो हो चुकी है। आप बताइए, क्या अमेरिका ने वेनेजुएला में जाने के लिए उनके सदर की उसकी बीवी को उठा के लिए वह पूरा ऑयल पे कब्जा कर लिया? डिड दे गो थ्रू सिक्योरिटी काउंसिल? नो। बिल्कुल डिड दे अटैक? आप गजा में जो गए, जो इजराइल ने हाल किया, वहां पर पूरी इंसानियत की तबाही कर दी। क्या उस इस्लामी काउंसिल ने कुछ किया? नथिंग। ईरान के ऊपर हमला किया, क्या इस्लामी काउंसिल ने प्रूव किया? नथिंग। इराक का हाल किया, उस वक्त उन्होंने फॉर्मल अप्रूवल लिए। जी। अब तो जरूरत ही नहीं है, प्रेसिडेंट ने कहा जी मेरा ऑर्डर है, बट आई से इज राइट। सो इसको आप इम्प्रूव करें, बेहतर करें। आप 19 में जो अरब लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी, इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, कि जी इन मुल्कों में जो मसाइल हैं, बजाय मुल्क के फिर एक जंग शुरू हो जाए, तो इसको अब तस्वीर करने के लिए वो रिटेंडेंट हुई। 1945 में आपने सलामती कौंसिल बना दिया, ओके डन। क्या सलामती कौंसिल में किरदार अदा किया? कहाँ कहाँ जुल्म हुए, कहाँ कहाँ बर्बरी हुई है? अमेरिका अफगानिस्तान में जाके जो हाल किया, क्या वो अफगानिस्तान वहाँ सलामती कौंसिल थ्रू दिया? आपके ख्याल नहीं हुआ। में ब्रिगेडियर साहब, आखिरी मिनट है, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि पाकिस्तान को ये जो इस्लाहात के नाम के ऊपर भारत मुस्तकिल मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है, इस पर पाकिस्तान का रद्द अमल क्या हो सकता है ऑफिशियल ग्राउंड्स के ऊपर? पाकिस्तान का रद्द अमल शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, ऑफेंसिव, एंड देयर शुड बी नो रिजर्वेशन, एंड वी शुड बी, तमाम इस्लामिक मुल्क को मिलकर उसको अपोज करना चाहिए। ठीक। इंडिया बन गया तो पाकिस्तान के लिए बहुत, नॉट ओनली, और ममालिक के लिए प्रॉब्लम होगी। इंडिया इस मुसलमानों का भी दुश्मन है, और पाकिस्तान को पाकिस्तान का दुश्मन। ऐसा मुल्क जो एक मुल्क में डायरेक्ट डिस्टेबलाइजेशन कर रहा है, कश्मीरियों के साथ जुल्म कर रहा है, जी। अपनी ह्यूमन राइट्स के अंदर खालिस्तान के साथ क्या कर रहा है, मणिपुर के क्रिश्चियन के साथ क्या कर रहा है, ठीक है। आप नॉर्थ ईस्ट साइड पे एंसलाइट मूवमेंट जो है वहां पर उन नागा मिजो सामित के साथ क्या कर रहा है? क्या वहां पर फिर अखंड भारत को लेके चल रहा है, जहाँ ठीक हो। पर अकलियतों को राइट नहीं? क्या ऐसा मुल्क डिजर्व करता है? पाकिस्तान शुड टेक आउट ऑफ द वे स्टैंड टू इंश्योर कि ये किसी हालत में परमानेंट नहीं होगा। पाकिस्तान को बहुत ही सख्त इसके ऊपर स्टैंड लेने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हक निकाला। ब्रिगेडियर साहब का मौक़िफ़ इसके ऊपर बड़ा क्लियर था कि पाकिस्तान को भी बड़ा क्लियर स्टैंड लेने की ज़रूरत है, सख्त मौक़िफ़ लेने की ज़रूरत है, और सख्त रद्द अमल भी देने की ज़रूरत है अगर भारत जो है वो मुस्तकिल मेंबर बनने के लिए अपनी जो लॉबिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है। यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।